नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल E5 मोटिवेशन। और आज हम बात करेंगे इमल्शन स्टेबिलिटी। लास्ट टाइम हमने देखा फार्मास्यूटिकल इमल्शन, उनके टाइप, उनका क्लासिफिकेशन और उनका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। आज हम देखें इंस्टेबिलिटी। एज सच इमल्शन इटसेल्फ इज़ थर्मोडायनेमिकली इनस्टेबल सिस्टम। तो इमल्शन खुद अनस्टेबल सिस्टम है, यानी उनकी स्टेबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें समझनी पड़ेगी। और इमल्शन को स्टेबलाइज करने के लिए हमेशा हमें स्टेबलाइजर्स डालने पड़ते हैं, जिसे हम इमल्सिफाइंग एजेंट्स बोलते हैं। वो सरफेक्टेंट भी होते हैं या फिर बहुत बार अदर कोटिंग एजेंट्स भी होते हैं, तो डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ द इमल्शन या कैसा फेज रेशियो है उस हिसाब से हम डालते हैं। तो अनस्टेबिलिटी कैसे जज करते हैं? तो नॉर्मली जो इंटरनल ग्लोब्यूल्स होते हैं, जो इंटरनल फेज के, उसकी साइज़ इंक्रीज़ होती है। साइज़ डिस्ट्रीब्यूशन जो यूनिफॉर्म होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होने लगता है। तो ग्लोब्यूल्स एक दूसरे के नज़दीक जाके एक दूसरे में मर्ज होके उनकी साइज़ राइज होने लगती है, इंक्रीज होने लगती है। तो इसको बोलते हैं नॉर्मली, दिस इज़ द फर्स्ट मार्क ऑफ इंस्टेबिलिटी। और सिस्टमेटिकली हम देखें तो इंस्टेबिलिटी क्या होती है, तो पहले क्रीमिंग एक फेनोमेना है, फिर क्रैकिंग होता है इमल्शन, जो कि फेज़ इन्वर्शन भी बोलते हैं, और फेज़ सेपरेशन बोलते हैं, और फिर आता है फेज़ इन्वर्जन। तो क्रीमिंग में क्या होता है कि पहले हम देख रहे हैं अच्छा वाला इमल्शन है, जिसमें एक्सटर्नल फेज़ है और इंटरनल फेज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो आके जाके इस ग्लोब्यूल्स एक दूसरे के नज़दीक आने लगते हैं, तो कोएलेशंस होने लगता है, एक दूसरे के साथ आने लगते हैं, एक फ्लक्चुएशन होने लगता है। तो फ्लक्चुएशन में क्या होता है कि ग्लोब्यूल्स एक दूसरे के साथ एसोसिएट हो जाते हैं, ग्रुप बन जाता है बहुत बड़ा अपना अपना, और उसके हिसाब से वो फिर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना रह के या फिर टॉप में या बॉटम पे, डिपेंडिंग ऑन डेंसिटी, वो सेटल होने लगते हैं। अगर वाटर इंटरनल फेज में होगा तो वो सेटल बॉटम पे होंगे, मतलब सेटल होंगे। और अगर ऑयल इंटरनल फेज में होता है तो उनका जब एसोसिएशन या फ्लक्चुएशन होता है तो वो टूवर्ड सरफेस, टॉप पे जाते हैं। तो इसको बोलते हैं क्रीमिंग। तो इस हिसाब से अगर आप कंसिडर करें तो क्रीमिंग इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर टाइप ऑफ इमल्शन, क्योंकि अगर इंटरनल फेज का क्रीमिंग अपवर्ड होता है तो वो ऑब्वियसली ऑयल इन वाटर इमल्शन है, और क्रीमिंग डाउनवर्ड होता है तो वाटर इन ऑयल इमल्शन है। तो क्रीमिंग एक तरह से रिवर्सिबल है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ग्लोब्यूल्स टॉप या बॉटम पे जमा हुए, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऑयल इन वाटर का टॉप पे जमा हुए ग्लोब्यूल्स है, लेकिन नाउ स्टिल दे आर कोटेड विथ या कवर्ड विथ द लेयर ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट। अभी तक एक दूसरे में मर्ज नहीं हो गए सब, तो फेज सेपरेशन नहीं हुआ, मतलब क्रैकिंग नहीं हुआ, अभी तक सिर्फ क्रीमिंग हुआ है, इकट्ठा हुए एक जगह पे। तो ये फर्स्ट साइन ऑफ इंस्टेबिलिटी है, पर अभी भी रिवर्सिबल है। अपॉन शेकिंग इट इज़ गेटिंग रिवर्स। डिफरेंट फैक्टर्स दैट अफेक्ट द क्रीमिंग। इसके लिए हम स्टोक्स लॉ देखेंगे। स्टोक्स लॉ के जो पैरामीटर्स हैं वही नॉर्मली फैक्टर्स बनेंगे जो कि क्रीमिंग को अफेक्ट करते हैं। लाइक रेट ऑफ वेलोसिटी, दिस इज कॉल्ड टर्मिनल रेट ऑफ वेलोसिटी, इज इक्वल टू, इक्वेशन है 2r² ब्रैकेट में रो माइनस सिग्मा इंटू जी ग्रेविटेशनल फोर्स डिवाइडेड बाय 9 इंटू ईटा। ईटा है विस्कोसिटी। तो ये सारे पैरामीटर्स अभी आप समझ सकते हैं, जैसे कि रेडियस न्यूमरेटर में है, ग्रेविटी तो खैर कांस्टेंट है। तो जैसे जैसे पार्टिकल की साइज़ इंक्रीज होगी, मतलब ग्लोब्यूल्स की, वैसे सेटलिंग फास्टर होगा। तो ये साइज़ एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स है। दूसरा विस्कोसिटी है, तो विस्कोसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो विस्कोसिटी इंक्रीज होगी तो वेलोसिटी रिड्यूस होगी। फिर दूसरा है डेंसिटी ऑफ इंटरनल फेज एंड डेंसिटी ऑफ एक्सटर्नल फेज, इन दोनों का डिफरेंस। तो डिफरेंस ज़ीरो होना एक आइडियल कंडीशन है, मतलब दोनों की डेंसिटी सेम होनी चाहिए या डिफरेंस कम से कम होना चाहिए। तो इसके हिसाब से आप समझ सकते हैं कि क्रीमिंग को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा मैनेज करने के लिए? रिडक्शन ऑफ ग्लोब्यूल साइज, जैसे कि r न्यूमरेटर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी, तो r को रिड्यूस करेंगे तो
तो वेलोसिटी कम होगी, यानी वो क्रीमिंग कम होगा। इंक्रीजिंग द विस्कोसिटी, क्योंकि विस्कोसिटी डिनोमिनेटर में है तो हमें पता है कि उसको कम रखना है, विस्कोसिटी ज़्यादा रखना है ताकि रेट कम हो जाए। तो इंक्रीजिंग विस्कोसिटी एनहांसर यूज़ कर सकते हैं, सिरप बेस हम यूज़ कर सकते हैं। इंक्रीजिंग द डेंसिटी, अब डेंसिटी दोनों फेज़ की डेंसिटी, ग्लोब्यूल फेज़ की डेंसिटी या उसकी डेंसिटी हम ज़्यादा मैनेज नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ तक हो सके एक्सटर्नल फेज़ की डेंसिटी आप थोड़ी इंक्रीज़ कर सकते हैं टू मैच द डेंसिटी ऑफ इंटरनल फेज़, या फिर दोनों की किसी तरह से डेंसिटी मैच करानी है तो डिफरेंस कम हो जाएगा, तो क्रीमिंग भी कम हो जाएगा। सेकेंड है क्रैकिंग एंड फेज सेपरेशन। तो जैसे क्रीमिंग हो गया, ग्लोब्यूल्स इकट्ठा हो गए, एक जगह पे आ गए, या सरफेस पे या बॉटम पे, अब ज़्यादा देर तक वो वहाँ पे रहेंगे तो धीरे धीरे एक दूसरे में मर्ज होने लगते हैं, क्योंकि जो लेयर है उनको बचा के रखा है, ग्लोब्यूल को इंटैक्ट रखने के लिए जो इमल्सिफाइंग एजेंट का लेयर है वो अभी टूटने लगेगा। और ज़रूरी नहीं कि ये तुरंत हो, इसमें टाइम लगता है। टेम्परेचर चेंज साइकिल भी अफेक्ट करती है, एडिशन ऑफ सम सॉल्ट और इलेक्ट्रोलाइट और पॉलीमर और सम सॉल्वेंट, ये सब चीज़ें इसमें अफेक्ट करते हैं। तो इनमें से कुछ भी एक हुआ है तो क्रीमिंग के बाद ये फटाफट क्रैकिंग होने लगता है। तो क्रैकिंग एज वर्ड इंडिकेट क्रैक, इमल्शन क्रैक बोल सकते हैं हम। क्रैक हुआ मतलब वो रिवर्सिबल नहीं है, वो वापिस आप उसको रिसस्पेंड नहीं कर सकते, यानी अभी क्रैक हो गया है, सेपरेट हो गया। फिर सेपरेशन होने के बाद वो अपने इनिशियल स्टेज में आ गया। इमल्शन बनाने से पहले जैसे ऑयल एंड वाटर अलग थे वैसे अलग हो गया, तो ज़ीरो स्टेट में आ गया। वापस इमल्सिफिकेशन के लिए पूरा मिक्सिंग, हाई शेयर मिक्सिंग, एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा इमल्सिफाइंग एजेंट, सब फिर से, यानी इट इज़ रीप्रिपरेशन इस काइंड ऑफ। तो अभी वो क्रैक हो गया है, तो अभी वो आपको इरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा। और ज़्यादातर जैसे मैंने बोला, कोई इनकम्पेटिबल इमल्सिफाइंग एजेंट भी अगर आपने ऐड किया है, या सफिशिएंट अमाउंट इमल्सिफाइंग एजेंट नहीं ऐड किया, कम ऐड किया है, या फिर आपका इमल्सिफाइंग एजेंट डिग्रेड हो रहा है माइक्रोबियल कंटामिनेशन से, या फिर यू हैव एडेड इलेक्ट्रोलाइट्स और पीएच चेंज हुआ है, टेम्परेचर चेंज हुआ है, ऐसा कुछ भी, या फिर फेज़ सेपरेशन, फेज़ रेशियो जो भी है वाटर एंड ऑयल का वो सिग्निफिकेंटली चेंज हुआ है, तो फेज़ सेपरेशन होने लगता है, इमल्शन क्रैक हो जाता है। और क्रैक हो गया इमल्शन तो फिर दोबारा वापस नहीं अच्छा होगा। थर्ड है फेज़ इन्वर्जन। तो अभी तक जो था वो इमल्शन हमने देखा, क्रीमिंग हुआ, क्रैकिंग हुआ। फेज़ इन्वर्जन इजीली नहीं होता है, मतलब इसके लिए एक्सटर्नल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा चाहिए, तो ज़्यादा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है एक्सटर्नल फैक्टर का। तो इसमें क्या होता है, वाटर इन ऑयल इमल्शन है वो ऑयल इन वाटर बन जाता है, तो वो इतना इजीली नहीं बनता है। तो कब होता है ये, दिस काइंड ऑफ फिजिकल इंस्टेबिलिटी है, तो इट इज़ ब्रॉट अबाउट बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या है, आप अपोजिट इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया होता है, अगर जैसे कि सोडियम सॉल्ट से किसी इमल्शन को स्टेबलाइज किया है, जब ऑयल इन वाटर इमल्शन है तो सोडियम सॉल्ट से उसको स्टेबलाइज किया जाता है, नॉर्मली वो इमल्सिफाइंग एजेंट का काम करता है। अब यहाँ पे जैसे मोनोवैलेंट है, सोडियम सॉल्ट यानी मोनोवैलेंट सॉल्ट, लेकिन यहाँ पर आपने कैल्शियम का कोई सॉल्ट जैसे कि लाइम वाटर या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम क्लोराइड ऐसा कुछ ऐड कर दिया, तो क्या होता है, वो सोडियम से इंटरेक्ट करेंगे, तो सोडियम सॉल्ट जिसने इसको स्टेबलाइज किया है वो अभी खुद अनस्टेबल या डिस्टेबलाइज हो जाएगा, तो वो अपना इमल्सिफाइंग एजेंट का जॉब बराबर नहीं कर पाएगा और आपका इमल्शन ब्रेक हो जाएगा। अगर वाटर इन ऑयल इमल्शन है तो यहाँ पर इसको खुद को स्टेबलाइज किया है कैल्शियम सॉल्ट ने, डाइवेलेंट सॉल्ट, क्योंकि यहाँ पर डाइवेलेंट सॉल्ट चाहिए, ऑयल एक्सटर्नल फेज में। अब इसको डिस्टेबलाइज आप कर रहे हो विद द एडिशन ऑफ मोनोवैलेंट सोडियम सॉल्ट और सोडियम सोप सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोलाइट्स, तो यहाँ पर भी पूरा सिस्टम चेंज हो, मतलब आप अपोजिटली चार्ज या फिर अपोजिटली एक्टिंग इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड कर रहे हो, तो फेज़ इन्वर्स हो रहा है, आप बहुत ही सिग्निफिकेंटली फेज़ वॉल्यूम रेशियो चेंज कर रहे हो कि आपने वाटर इन ऑयल इमल्शन बनाया लेकिन काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में वाटर ऐड कर देते हो, या फिर ऑयल इन वाटर है उसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑयल ऐड कर देते हो,
तो फिर अभी वो इमल्सिफाइंग एजेंट का अमाउंट सफिशिएंट नहीं रहता है उसको स्टेबलाइज करने के लिए, तब वो क्रैक हो जाता है या फिर वो फेज़ इन्वर्जन हो जाता है, जिस तरह की कंडीशन उसे मिलती है। तो इसको बोलते हैं फेज़ इन्वर्जन, यानी फेज़ ऑयल इन वाटर से वाटर इन ऑयल चेंज हो जाता है। तो नॉर्मली आप 30 to 60% के रेशियो में जब इंटरनल फेज़ होता है तब वो अच्छा और स्टेबल इमल्शन होता है। इससे कम तो ठीक है, 30 से कम तो ठीक है, बहुत डाइल्यूट इमल्शन हो जाएगा। लेकिन 60 से ज़्यादा अगर आप रखते हो इंटरनल फेज़ को, तब उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है और ऐसे केसेस में ज़्यादातर फेज़ इन्वर्जन हो जाता है। तो हमेशा अपने इमल्शन को फॉर्मुलेट करते वक्त ध्यान रखिए ये सारी चीज़ों की, कोई एडिशनल एजेंट अगर अंदर जाना नहीं चाहिए, ऐड नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर कंडीशन और फेज़ रेशियो मेंटेन होना चाहिए, इनसे इमल्शन आपका स्टेबल रहता है। So thank you very much for watching this video. Be on the channel, forward to your friends, and please subscribe if you are not subscribed. ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। Thank you very much friends.